देखिए सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन आप करा सकते हो, कोई भी सॉल्ट लेकर करा सकते हो। जैसे Na2SO3 ले लो आप, Na2SO3, Na2SO2 और प्लस HCl, ये देख सकते हो। Na2SO3 लेगा, सॉरी Na2SO3 प्लस HCl ले लो, तो ये सॉल्ट के थ्रू बना सकते हो आप। क्या बनेगा बताओगे? NaCl और साथ में क्या होगा? H2SO3, और यही H2SO3 डिकम्पोज हो जाएगा इसमें, SO2 में और वाटर में। ये हो गया H2SO3 से SO2 का प्रिपरेशन। पहला प्रिपरेशन ये कर सकते हो, मतलब सॉल्ट से। कौन से सॉल्ट? ऑक्सी सॉल्ट ना, ऑक्सी सॉल्ट प्लस HCl, ऑक्सी सॉल्ट प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2SO3। H2SO3 डिकम्पोज होकर क्या बना लेगा? SO2 प्लस वाटर। ठीक है क्या? बोलो। जी सर। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, ऑल सल्फाइड्स, जितने भी सल्फाइड्स होते हैं खास करके वो सॉल्युबल होते हैं HCl में। तो यहाँ पे लिख लेना, ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन, ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन HCl। ये लिख लो, जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो HCl में सॉल्युबल होते हैं। बात सही है। सल्फाइड का मतलब H2 माइनस होता है और HCl का मतलब H प्लस Cl माइनस होता है। H प्लस के साथ H2 माइनस क्या होगा? रिएक्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो HCl में सॉल्युबल होते हैं। ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन HCl, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे आप HCl डाइल्यूट ले लेना ना, डाइल्यूट है वो तो आपको वाटर वाला सेंस मिलेगा। तो Na2SO3 प्लस डाइल्यूट HCl ना, ये लिख लो आप। ठीक है, यहाँ पे भी डाइल्यूट लिख लेना, यहाँ पे भी डाइल्यूट लिख लेना। चलो अब इसके बाद दूसरा प्रिपरेशन कैसे करोगे? ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा, आप किसी भी सल्फाइड ओर से कर सकते हो। सल्फाइड ओर आपने सुना होगा, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करने से, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग याद आ रहा है क्या? सल्फाइड ओर, अगर आप सल्फाइड ओर लेते हैं, सल्फाइड ओर मतलब, और उसकी रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग का मतलब O2 के प्रेजेंस में होता है। तो रोस्टिंग करने से क्या बनेगा? सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करने से SO2 गैस बनता है। जैसे आप PbS सल्फाइड ओर ले लो, गैलेना जिसको बोलते हैं, जिंक PbS ले लो, CuFeS2 ले लो, ये सब O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? कॉपर पायराइड्स और गैलेना। इनके रोस्टिंग से क्या बनेगा? SO2 गैस। जैसे PbO प्लस SO2, Cu2O FeO प्लस SO2, ऐसे। नहीं याद आ रहा है कुछ ये क्या? बोलो तो। PbS यस सर, मेटलर्जी में था। हाँ, उसमें Cu2S भी ले सकते हो आप। क्यूप्राइड, CO2O कॉपर ग्लांस भी ले सकते हैं। यस यस, तो Cu2S कॉपर ग्लांस ही है। Cu2S कॉपर ग्लांस, PbS गैलेना, CuFeS2 कॉपर पायराइड्स। तो सल्फाइड ओर प्लस O2 रोस्टिंग से क्या बनाएगा? SO2 गैस। ये लिख सकते हो आप। ये तीसरा हो, दूसरा प्रिपरेशन हो गया। बर्निंग ऑफ सल्फर भी। मेलाकाइट ग्रीन ले सकते हैं सर? कौन सा? मेलाकाइट ग्रीन, पहला मेलाकाइट ग्रीन, CuH को होल्ड वाइज CuCO3। नहीं, उसको रोस्टिंग नहीं करते हैं। सल्फाइड और ही रोस्टिंग में आता है। कार्बोनेट इसको और, कैल्सिनेशन हाँ करते हैं। कैल्सिनेशन होगा वहां पे। कार्बोनेट और में कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और हुआ, ऑक्साइड और हुआ, कैल्सिनेशन करता है। और जो सल्फर, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सल्फाइड और मेनली लिया जाएगा। और तीसरा हो जाएगा बर्निंग ऑफ सल्फर। बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर को जलाना है। तो सल्फर को जलाओगे तो S+O2 हीट करोगे, क्या बनेगा? ये SO2। इसको लिख लीजिए, तीनों प्रिपरेशन लिख लीजिए सबसे पहले। तीनों प्रिपरेशन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो Na2SO3 प्लस डाइल्यूट HCl गिव NaCl प्लस H2SO3। H2SO3 डिकम्पोज होकर क्या बना लेगा? SO2 प्लस वाटर। ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। सल्फाइड्स 4 प्लस O2 रोस्टिंग से क्या बना लेगा? SO2 गैस। जैसे PbS, CuFeS2, Cu2S। और बर्निंग ऑफ सल्फर, ये तीन लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? तो SO2 जो होता है वो एसिडिक होता है, वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। प्रॉपर्टीज में क्या होगा? एसिडिक नेचर। पहला हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा, एसिडिक इन नेचर। दूसरा होगा SO2 जो है, SO2 जो गैस फॉर्म में दिख रहा है,
वो SO2 कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, बताओगे? SO2 पोलर है SO2 कि नॉन नॉन पोलर है, नॉन पोलर। पोलर है ना, एक लोन पेयर भी तो है, एक लोन पेयर के कारण ये नॉन पोलर नहीं हो पाएगा ना, पोलर हो जाएगा। नहीं, ये पोलर हो जाएगा ना, ये पोलर है, तो ये डिजोल्व हो सकता है, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि ये पोलर है। देखो, आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, डाइपोल इधर डायरेक्शन और लोन पेयर का डायरेक्शन भी रहेगा ना, तो पूरी तरह से कैंसिल कैसे होगा बताओ? पूरी तरह से नहीं कैंसिल। सर, ये अरे SO3 होता तो डायपोल नॉन मोमेंट पोलर से होता, जुड़ी नहीं है। यस सर। SO3 होता ना तो नॉन पोलर हो जाता है ये, लेकिन ये पोलर होगा। और अगर ये पोलर है तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ लिख लो, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ये लिख लो, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। और तीसरा लिख लो, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ये लिख लीजिए। 3 पॉइंट लिखिए, एक तो एसिडिक नेचर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और कलरलेस। क्यों सॉल्युबल वाटर में होता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल पोलर होता है, ये मॉलिक्यूल पोलर है इसलिए सॉल्युबल है। नहीं, बोलो, एसिडिक नेचर, इट इज सर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर। हाँ बोलो। सर एक चीज और बता दीजिए, जैसे ये एसिडिक नेचर सर आप बोल दिए, ये समझ में आ गया, लेकिन सर हम्म। जैसे आप रिलेट कर देते हैं कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सर ये कैसे रिलेट करते हैं आप? देखो, ये रिलेट करने का कारण भी होता है, जैसे जैसे H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और हाँ H2SO3 जो होता है, इनऑर्गेनिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो मेनली K और K1 और K2 पे होता है, K1 पे होता है मेनली, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे होता है। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके नीचे वाला एसिड है ये, H2SO3 है ये। तो H2SO3 स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं हो सकता है, जैसे HNO3 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HNO2 तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने पढ़ा तो है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, जी सर जी। तो पढ़ा है ना आपने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा एसिड होता है, ये आपको पढ़ा हुआ है। तो H2SO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, जबकि H2SO3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाँ कम एसिडिक होता है ना। तो जी लोवेस्ट सर जी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे मैं बोल रहा था कि H2SO3 जो है वीक एसिड में आएगा। ठीक है, कुछ ठीक सर। याद भी रहता है, सामने से आता रहता है तो याद भी रहता है। फोर्थ पॉइंट एक और लिख लो इसमें, ये डायमैग्नेटिक भी होता है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या SO2 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना, नो सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। उसके बाद इसमें जो है ना, ये जो है बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल होता है इसमें, बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल होता है, तो ये सफोकेटिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, और बर्निंग सल्फर स्मेल होता है। बस ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ मैं लिखता हूँ बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल होता है, जिससे इसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे SO2 गैस को, सफोकेटिंग बहुत होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। तो यहाँ पे लिखा भी रहा है, एनसीईआरटी में लिखा है सफोकेटिंग, इरिटेटिंग और बर्निंग सल्फर स्मेल, तो ये लिख लो। ठीक है, ये बात समझ में आया? बोलो। यस सर। अब SO2, देखो एक चीज सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो SO2 होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और अगर कोई इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है उसमें नेचर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी, एज और वेल रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे दोनों नेचर आ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, 6th पॉइंट लिख लो, SO2 एक्ट एज, SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 act as oxidizing as well as reducing agent। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि SO2 इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है ना, तो सल्फर लाई इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम सल्फर जो है वो लाई कहाँ कर रहा है, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ना, सल्फर लाई इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए सल्फर में दोनों तरह का एक्ट करने की पॉसिबिलिटी होगा। अब कुछ रिएक्शंस तुम लोगों से पूछ रहे हैं, अगर एसिडिफाइड KMnO4 है और SO2 है तो क्या होगा, SO2 ले लिए और KMnO4 एसिडिफाइड ले लिए, एसिडिफाइड नो क्या, रिएक्शन। नहीं, क्यों, क्यों रिएक्शन नहीं होगा? Mn+7, क्योंकि सर नहीं Mn+7 रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं होगा यहाँ पे, SO2 +4 पे है, तो Mn अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो सल्फर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है बताओ? अगर ये रिड्यूस करेगा तो सल्फर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है
एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 रिड्यूस करके Mn+2 में जा सकता है और SO2 ऑक्सीडाइज करके SO3 में जा सकता है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी, क्या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? सर हाँ बोलो। एक पढ़े थे सर कि जो SO2 गैस होता है अच्छा, वो KMnO4 को डीकलराइज कर देता है, क्या कहते हैं? तो डिक्लोराइज करने का मतलब क्या, रिएक्शन होना तभी ना डिक्लोराइज करेगा, तो बिना रिएक्शन किए डिक्लोराइज कर देगा। SO2 गैस KMnO4 के साथ डिक्लोराइज करने वाले जो कंसेप्ट ला रहे हो आप, तो उसका कारण है Mn+2 का बनना और SO3 का बनना। जब तक डिक्लोराइज तभी ना होगा जब वो रिएक्शन करेगा। तो सही तो लिखा हुआ है कि SO2 KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो डिक्लोराइज हो जाता है, तो सही बात है। क्यों? क्योंकि SO2 में एक लोन पेयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो SO2 के साथ जब आप KMnO4 का रिएक्शन करवाओगे तभी तो वो डिक्लोराइज जैसा कंसेप्ट बनेगा, क्योंकि Mn+2 बन जाएगा। Mn+2 क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपका डिक्लोराइज जो कंसेप्ट लिखा है वो सही लिखा है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे समझदारी वाली बात है कि मैग्नीज एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये अपने आप को रिड्यूस जरूर करेगा, और अगर ये रिड्यूस करेगा तो ये ऑक्सीडाइज करने की इसकी कैपेसिटी है। अगर दोनों ही ऐसा होता कि दोनों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता, समझो, अगर ये भी +7 पे होता, ये भी +6 पे होता, तब आप बोल सकते थे नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही रिड्यूस करना चाहता। रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा वैलिड होता है। रिडॉक्स रिएक्शन तो सोच सकते हो आप कि अगर SO2 को KMnO4 एसिडिफाइड के साथ लेते हो तो KMnO4 अपने आप को रिड्यूस करेगा, SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से, नहीं? बोलो। जी सर, जी सर। अगर अगला एग्जांपल अगर आप लेते हो और यहाँ पे लेते हो SO2 गैस और साथ में लेते हो K2Cr2O7 एसिडिफाइड, तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, बताओगे? Cr3+SO3। SO3, क्योंकि देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना, क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ बनेगा क्रोमियम +3 और साथ में बनेगा SO3। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या? ये जी एग्जांपल सर। समझ में आ रहा है? और उसी तरह से आप और भी कर सकते हो, जैसे SO2 ले लो और आयरन +3 ले लो। आयरन +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही है, ये क्या बन जाएगा, Fe+2 और साथ में जी SO3, सर, SO3। ऐसे बन जाएगा। उसी तरह से और भी ले सकते हो आप, SO2 ले सकते हो और कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो। कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, तो ये कहाँ जाएगा बताओ? ये नाइट्रोजन +5 पे है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इस तरह से ये SO3 + NO2 बना लेगा, SO3 + NO2, और वाटर मिलके H2SO4 भी बना लेगा, नहीं? बोलो, जी सर, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ये सर। बात क्लियर हुआ? देखो कभी भी एक चीज ध्यान रखो, अगर इन बिटवीन वाला है, और ये बहुत खुशी की बात होती है कि अगर उसके साथ कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो वो खुद को रिड्यूस करेगा, और ये अगर एक रिड्यूस कर रहा है दूसरा क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज। क्योंकि SO2 में दोनों की टेंडेंसी है, रिड्यूस होने की भी और ऑक्सीडाइज होने की भी। जैसा इसकी जरूरत वैसा ही अपना नेचर ले आएगा, इसकी जैसी जरूरत होगी वैसा ही नेचर ले आएगा, क्योंकि SO2 +4 से 0 भी सर इसमें सर HNO2 नहीं बनेगा सर, NO2 क्यों बनेगा सर? HNO2 बनेगा तो +3 में चला जाएगा फिर। HNO2, हाँ HNO2 बना सकते हो आप। HNO2 नहीं, HNO2 इसलिए नहीं बनाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे HNO2 हिट करोगे ना फिर से HNO3 बन जाता है, HNO3 + NO। तो यहाँ पे इस H को क्या करो ना, इसके साथ ले चलो, तो ये SO3 + NO2 बना और H2 इससे मिलाकर H2SO4 बना लो, तो NO2 सही रहेगा, NO2 ही सही बनेगा। HNO2 में एक थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगा, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो आप तो HNO3 बनाओगे अगर आप, तो ये H को हाँ इसके साथ भी ले जाओ, अगर इस H को इधर ले जाओगे तो HNO2 का बनने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इस हाइड्रोजन को इसके साथ रिप्लेस तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि SO3 बना यस रहे हो सर। तो H2SO4 बना सकते हो। अगर आप HNO2 बनाओगे ना तो ये H तब भी ले लेगा, क्योंकि SO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, SO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इस H को तो ले ही लेगा। तो H2SO4 बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे खूब ज्यादा है, यहाँ पे H2SO4 बन सकता है। और HNO3 में अगर आप HNO2 बनाते हो, HNO2 डिकम्पोज होकर फिर से HNO3 बना लेगा। आपको HNO3 का याद होगा रिएक्शन, HNO2 को हीट करते हैं तो वो बनाता है HNO3 + NO। याद आ रहा है क्या? यस सर। तो ये यस सर। इससे प्रोडक्ट आप बनाइएगा, SO3 + NO2 बनाइए, SO3 + NO2। ज्यादातर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में जाता है,
ज्यादातर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में ही जाता है। ये एक रिएक्शन है। और एक एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर आप SO2 को Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे, SO2 + Cl2, ये एडिशन रिएक्शन देता है। SO2 + Cl2 का रिएक्शन होता है, ये बनता है SO2 Cl2। ये एडिशन रिएक्शन, Cl2 ये एडिशन रिएक्शन होता है। ये लिख लो आप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें। तो ऊपर वाला रिएक्शन तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, तो ऊपर वाला रिएक्शन में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड करने की जरूरत है। इसको रीड करना है सिर्फ, और इसको याद करना है। SO2 + Cl2, SO2 Cl2 होता है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है और ये एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये कभी पूछा जाएगा कि SO2 और क्लोरीन को रिएक्ट कराने से क्या बनता है, तो आप बोलिएगा SO2 Cl2 बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। और इसी में क्या करोगे, अगर मान लो SO2 Cl2 बना लिए और SO2 Cl2 के साथ वाटर मिला दोगे, क्या मिला दोगे? वाटर। तो क्या कहानी बनेगा भाई? अगर वाटर मिला दोगे तो कहानी कैसा बनेगा? तो ये बन जाएगा H2SO4 और साथ में बन जाएगा HCl। क्यों? क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखो, तो मैंने बोला था हाइड्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। तो भाई देखो, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है कि नहीं है, बताओ। ये सल्फर जी सर। +6 पे है ना, तो +6 का कोई एसिड कौन सा होगा? H2SO4 ही होगा। +6 का एसिड बनाना है आपको, क्योंकि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो मैंने बोला है कि हाइड्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखें। अगर आप कभी भी किसी की भी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हो क्या? ये SO2 में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद भी वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही आना चाहिए। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, H2SO4। तो यहाँ पे बनेगा H2SO4 और साथ में क्या बन जाएगा? HCl। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। SO2 + Cl2, ये बनेगा SO2 Cl2। यहाँ पे सल्फर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। देखो तो, अगर आप सल्फर को देखो तो सल्फर +4 से कहाँ गया है? +6 में। मतलब सल्फर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। और उस सल्फर का क्या किया हमने? हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा? H2SO4 + HCl। उसको ऐसे भी लिख सकता है, वो क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है कि आपसे कहेगा कि SO2 है और Cl2 है और वाटर है, तो तुरंत इसको आप बनाना H2SO4 और साथ में HCl, ये बनाना। तो ये वाला रिएक्शन, ऊपर वाला ये लिखा हुआ है सेम रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर मिला दोगे तो H2SO4, और अगर सिर्फ क्लोरीन रखोगे तो SO2 Cl2। सिर्फ क्लोरीन रखोगे तो क्या बनेगा? SO2 Cl2। एक बार आप चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जाता है ना। बस, और उसके बाद एक चीज और लिख सकते हो आप, इसी का एक थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा लिखवा देते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे और लिख सकते हो आप, जैसे H2S और SO2 का रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझ जाओगे तो बन जाएगा। अगर H2S और SO2 का रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, बताओगे? H2S और SO2 का रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, बताओ? सर S + SO3। यस, क्योंकि ये -2 है और ये +4 है, यही ना। तो देखो, अब एक पहले समझना है इसको थोड़ा सा, एक तो बहुत समझने की जरूरत है। आप जो बोल रहे हो ना कि सर S + SO3, तो आपने दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। आप देखोगे तो दोनों को ऑक्सीडाइज आपने किया है, आपने एक को ऑक्सीडाइज नहीं किया है। आप सही से अगर देखो तो H2S, आप सल्फर को -2 को सल्फर ले गए और SO2 को आप SO3 बना दिए, दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया ना आपने। बोलो भाई, आपने दोनों को ऑक्सीडाइज किया हाँ कि सर नहीं? हाँ। तो क्या दोनों को ऑक्सीडाइज होना चाहिए? एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होना चाहिए ना। तो देखो, यस सर। सल्फर यहाँ पे सल्फर मिनिमम पे है, तो ये तो पक्का ही ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये सल्फर जो है मिनिमम पे है, तो ये तो पक्का ही ऑक्सीडाइज होगा। और ये रिड्यूस हो सकता है या नहीं? अरे भाई, ये यस सर। -2 पे है, तो ये तो पक्का ही ऑक्सीडाइज होगा ना। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो पक्का ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये पक्का ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधी सी बात है, ये क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। अब SO2 रिड्यूस करके कहाँ जाएगा, बताओ? सल्फर पे ही जाएगा, तो आंसर बनेगा सल्फर + वाटर। बन गया आंसर। ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनाएगा, और ये जो SO2 है वो रिड्यूस होकर सल्फर बनाएगा, ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनाएगा। समझो एक बात, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी बात है, हमने वही भी बोला कि SO2 में दोनों बिहेवियर होता है। SO2 जिसकी जैसे जरूरत होगी वैसा वो काम कर लेगा। SO2 खुद को रिड्यूस भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका रिड्यूस होना जरूरी था, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है,
SO2 को रिड्यूस होना जरूरी है। अब खुद सोचो, अगर H2S ऑक्सीडाइज होगा तो क्या SO2 भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा? क्या रेडॉक्स नहीं तो SO2 रिड्यूस होके सर H2O बनाएगा। H2O नहीं, सल्फर ही बनाएगा, यही सेम। तो 2 सल्फर बन जाएगा, 2S हो जाएगा। अरे H2S भी सल्फर, अच्छा SO2 भी सल्फर, हाँ, रिड्यूस होकर ये दोनों सल्फर पे चले जाएंगे ना। तो सल्फर सल्फर 2 बार लिखे हैं, एक ही बार लिखे हैं? क्या 2 बार सल्फर लिख प्लस दीजिए सर। सल्फर लिख दें? क्या फायदा होगा? 2S लिख दो इसको, ये 2S लिख दो। सल्फर प्लस सल्फर क्यों लिखेंगे? ऐसा अच्छा लगेगा क्या, सल्फर प्लस सल्फर? नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर कि ये कहाँ गया बाद में बन करके। नहीं, ये तो क्लियर है ना कि H2S भी सल्फर और SO2 भी 2S लिख देते हैं ना। तो सल्फर प्लस सल्फर लिख लो समझने के लिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। ये H2S, यहाँ देखो, H2S सल्फर और SO2 सल्फर, S प्लस S, हाँ SO2 भी सल्फर और H2S भी सल्फर। क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा तो -2 से 0 पे जाएगा, और एक रिड्यूस होगा तो +4 से 0 पे जाएगा। तो सल्फर दोनों गया सल्फर पे, तो सल्फर प्लस वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन भी था तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा ना। हाइड्रोजन रहेगा तो वाटर तो बनाना ही पड़ेगा आपको बैलेंसिंग के लिए। तो सल्फर प्लस वाटर, ऐसे। क्लियर हुआ? समझ में आया? जी सर। ये देख लो एक बार, यस एकदम क्लियर पिक्चर बैठा लो। SO2 का रिएक्शन आसान पड़ेगा आपको। अगर आपको मेहनत कम करना है तो एक बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई SO2 का रिएक्शन देता है तो SO2 में दोनों बिहेवियर होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का। अगर आपका जैसा जिसकी जरूरत होगी, जैसे आप KMnO4 के साथ आएगा तो मैग्नीज रिड्यूस हो गया। अगर मैग्नीज रिड्यूस हो गया तो SO2 को इंक्रीज होना जरूरी हो जाएगा। ठीक है? उस तरह से अगर मान लो कि अगर SO2 जो आया, SO2 आया और वो H2S के साथ आया, समझ करो, या HCl के साथ आया, तो HCl के साथ आएगा SO2, तो भाई Cl माइनस पे है तो वो क्लोरीन गैस बनाएगा, Cl2 बनाएगा, तो ये सल्फर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई कहेगा कि भाई HCl को SO2 के साथ मिलाओ, अब आपके पास संभावना क्या होगा? ये क्लोरीन -1 है, ये सल्फर +4 है, हाँ तो ये -1 से अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो रिड्यूस जाएगा करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बन जाएगा Cl2 प्लस सल्फर प्लस वाटर। देखो ये जी सर जी। HCl ने ऑक्सीडाइज हुआ। रिडॉक्स हाँ रिएक्शन का कंसेप्ट लेना ही है आपको। रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट लोगे तो सही हो जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट लो, बस सही हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। रिडॉक्स रिएक्शन कंसेप्ट लेकर ही चलना चाहिए आप, मेरे हिसाब से। समझ में आया ये बात? यस सर। अब उसके बाद एक लास्ट हेडिंग दे दो यहाँ पे, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। SO2 का एक ब्लीचिंग एक्शन भी होता है, इसको लिख लीजिएगा, ये भी NCERT में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 कैसे होता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 ऐसे होता है, जब SO2 को वाटर में मिलाया जाता है, जब SO2 वाटर में मिलता है तो 2H2O ले लो, और 2H2O लोगे जब आप इसको, तो ये बनाओगे H2SO4 और +2 हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। SO2 हाँ प्लस 2H2O गिव H2SO4 प्लस 2H निकलता है। और यही क्या करता है ना, जो क्लड कंपाउंड होता है, क्लड कंपाउंड होता है, इसका हाइड्रोजन, जो नेसेंट हाइड्रोजन मिला है आपको, इसी हाइड्रोजन से इसकी क्या करते हैं, रिडक्शन। ये क्या बन जाता है? कलरलेस कंपाउंड। ये क्या बन जाता है? कलरलेस कंपाउंड। तो ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। जब कलर्ड कंपाउंड कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ब्लीचिंग एक्शन दिखता है। और इसी कलरलेस कंपाउंड को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, इसी कलर्ड कंपाउंड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये कलरलेस से कलर्ड बन जाए। ये चलता रहता है फिनोमेना। ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है, अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन होता है। वो स्टेबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिर से कलरलेस कलर्ड में कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होता है, इसलिए फिर इसको ऑक्सीडेशन करा देगा। एक बार आप रिडक्शन कराओगे और ये इसको तुरंत क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करा देगा। इसीलिए ये कलर्ड से कलरलेस बनेगा और कलरलेस से फिर से क्या बन जाएगा? कलर्ड बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल ब्लीचिंग एक्शन। ओजोन वाला सर जो ये किसी एक के लिए होता है कि सारे कंपाउंड को कलर से जो रहेगा एसिडिक से कलरलेस बना देगा? इस एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस बना देगा किसी को भी। कोई भी कलर्ड कंपाउंड होगा उसको आप हाइड वो करोगे ना, जैसे रिडक्शन कराओगे, तो रिडक्शन से क्या होगा? वो कलरलेस बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, जैसे कलर्ड कंपाउंड कब होता है? जब उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे उसमें। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर वो जी सर जी। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है और हाइड्रोजन के जुड़ने से वो डायमैग्नेटिक में आ रहा है, तो कलर्ड
कलरलेस में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो ये कलर कंपाउंड का मतलब पैरामैग्नेटिक सेंस होता है। कलर कंपाउंड का मतलब पैरामैग्नेटिक सेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सेंस होता है ये, क्योंकि आप जानते हो ना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही कलर्ड होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक है। अब जैसे ही हाइड्रोजन आपने मिलाया, वो किस में बदल जाएगा? डायामैग्नेटिक में बदल जाएगा। अगर ये डायामैग्नेटिक में बदल गया तो ये इससे क्या हो जाएगा? कलर्ड कंपाउंड कलरलेस में बदल जाएगा। और कलर्ड, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा। और जब पेयर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना? तो ये बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? तो पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक में बदलने से कलर्ड कंपाउंड कलरलेस में बदल जाता है। तो ये SO2 की कुछ बातें थी। अब SO2 वाले में तुम्हें बस जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उसको याद कर लीजिएगा, और आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, SO2 में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक सबसे अच्छी बात मैंने जो बताई आपको वो याद रखिएगा, SO2 रिडॉक्स रिएक्शन करता है। SO2 क्या करता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर उसके साथ कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो ये खुद को क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ कोई है तो ये खुद को कर लेगा ऑक्सीडाइज, और उस दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस। और ऑक्सीडाइज करेगा तो SO3 में जाएगा, क्योंकि और दूसरा ऑप्शन नहीं है। SO2 ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाता है? SO3 में। और उसके बाद अगर इसके पास कोई ऐसा आता है जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो ये अपने आप को कर लेगा रिड्यूस, और रिड्यूस करके कहाँ जाएगा? सल्फर में। बस ये याद कर लो तो काम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको ट्रिक के माध्यम से यूज करना चाहो तो याद कर लेना, ट्रिक यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे एक ट्रिक बना लो, अगर SO2 है और ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट के काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो SO3 बनाएगा, ठीक है? SO2 है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करना है। अगर SO2 है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो SO3 बनाएगा। और अगर SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी तरह एक्ट कर रहा है तो सल्फर बनाएगा। ये याद कर लो, इससे आपको आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से आपका SO2 का रिएक्शन हो जाएगा। और ये NCERT से भी आप रीड करेंगे तो लगभग आपको यही सब चीज मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा कुछ समझाया, उस एसिडिक नेचर को समझाया होगा। आप जब NCERT पढ़िएगा तो उसमें H2SO3 का एसिडिक नेचर समझाया होगा। कैसे समझाया होगा? K1 और Ka2 को लेकर उसमें बताया होगा K1 बहुत ज्यादा होता है Ka2 से। ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी नहीं, जरूरत में नहीं है, क्वेश्चन का मतलब नहीं है वो। तो आप एक बार रिएक्शन देख लो, उसकी प्रॉपर्टीज देख लो। SO2 डायामैग्नेटिक होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। क्यों होता है ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। तो SO2 पढ़ना है, SO3 नहीं पढ़ना है अपने में। तो हम लोग सीधे अब आ जाते हैं H2SO4 में ना। SO3 की बात नहीं करनी है तो सीधे हम किस में आ जाते हैं? H2SO4 में। ओके, तो H2SO4 की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप बोलते हो। SO3 के बारे में भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो आप, लेकिन हम सीधे पढ़ लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये इंपॉर्टेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। इसको इंपॉर्टेंट तो पहले लिख ही लो। इसको क्या लिख लो? इंपॉर्टेंट लिख लो। इसको लिख लो इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को बोलते हैं। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब बोर्ड में आप थे तब आपको ये याद करना पड़ता होगा, ये याद किया होगा आपने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं। प्रिपरेशन इज जी। ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप होता है सल्फर की बर्निंग। स्टेप 1 होता है बर्निंग ऑफ सल्फर। इसको फर्स्ट लिख लो बर्निंग ऑफ सल्फर। बर्निंग ऑफ सल्फर लिख लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? बर्निंग ऑफ सल्फर। ठीक है बेटा, लिख लो इसको पहले। ये लिख लो बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर की बर्निंग से क्या होगा? सल्फर की बर्निंग से होगा जब आप सल्फर को बर्न करोगे S+O2 गिव SO2 हो जाएगा। पहले तो आपको यही बनाना पड़ेगा ना, जब तक SO2 नहीं मिलेगा तब तक आप H2SO4 प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा? S+O2। सबसे पहले क्या बनेगा? SO2 गैस, बर्निंग ऑफ सल्फर से।
अब आप सल्फर को यहाँ पे बना लिए हो, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, नहीं मतलब SO2 का रिएक्शन O2 के साथ कराना चाहिए ना, यहाँ पे आप क्या कहोगे, रिएक्शन ऑफ SO2 विथ O2, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। यही एक की मेथड होता है इसका, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 में क्या होता है, जब SO2 में O2 मिला दोगे आप, तो ये क्या बन जाता है SO3, लेकिन बिना कैटलिस्ट का नहीं होता है रिएक्शन। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का की पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का की पॉइंट होता है। आप अगर बिना कोई कैटलिस्ट लिए इस रिएक्शन को नहीं करा सकते हो, नहीं कराने का, और यहाँ पे ये कैटलिस्ट होता है V2O5 V2O5, या फिर हाँ प्लेटिनम, तो ये बनता है SO2 प्लस O2 गिव SO3 गैस, SO2 प्लस O2 गिव SO3। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का की पॉइंट होता है, द की रिएक्शन, एक की पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यही क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या लेते हैं, पहला क्वेश्चन यही है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है, तो आंसर क्या होगा V2O5 और प्लेटिनम, या तो V2O5 ले लो या फिर प्लेटिनम ले लो, तो SO2 प्लस O2 गैस give SO3 gas is the oxidation of SO2, okay, is the key जी point सर। of contact process। अब यहाँ पे बताओ कि प्रोसेस कैसा होगा, डेल्टा एच क्या होगा इसमें, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन कोई भी रिएक्शन कंबशन रिएक्शन जैसा होता है तो एनर्जी रिलीज ही होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अब आप खुद बताओ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो कौन से टेम्परेचर पे ये SO3 बन जाएगी, वो अगर इक्विलिब्रियम साइन दे देते हैं, इक्विलिब्रियम साइन अगर यहाँ पे दे दो, अगर मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन दे दिया, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे SO3 फॉर्म करेगा या हाई टेम्परेचर पे फॉर्म करेगा। तो ये क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस है, ये लिच प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करो। लिच प्रिंसिपल क्या कहता है, लिच प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप डेल्टा एच नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। याद आ रहा है क्या, ये रिएक्शन हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि डायरेक्टर टी के पावर डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटा तो फॉरवर्ड में कम हो जाएगा रिएक्शन ना। तो मैं यही बोलूंगा कि एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एट टेम्परेचर फेवर the formation of SO3 gas at low temperature, favor the formation of SO3 gas, formation of SO3 gas, SO3 गैस के फॉर्मेशन में के लिए फेवर कौन करता है, लो टेम्परेचर। और प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो आप रिएक्शन की बैलेंसिंग पहले कर लो, तो 2SO2 प्लस O2, नहीं, और 2SO2 प्लस O2 गिव 2SO3, ये बैलेंसिंग है। तो कौन सा प्रेशर फेवर करेगा, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, बताओगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हुआ है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर एट लो टेम्परेचर। तो समझ में आ गया मुझे कि टेम्परेचर कम होगा तो SO3 गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और मुझे एक सर बात, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ना, क्योंकि हमें गैस का मोल कम रखना है तो प्रेशर हाई होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस ना, क्या लिख लो आप, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये लेजरी प्रिंसिपल से एक्सप्लेन हुआ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस, फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस, ये आप लिख लो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस। ये ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, बर्निंग ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, 2SO2 प्लस O2, V2O5 और प्लेटिनम 2S। पहला क्वेश्चन यही होता है कि एक तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का की पॉइंट है पहली बार, और क्यों है, क्योंकि बिना SO3 बनाए आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए ये की पॉइंट बोला जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यही पूछा जाता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या लेते हैं, तो आप याद कर लीजिए V2O5 या फिर प्लेटिनम, V2O5 या फिर प्लेटिनम, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है। तो आप याद कर लीजिए V2O5 और प्लेटिनम, ठीक है ना, ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये वाला पॉइंट तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है लिच प्रिंसिपल।
उसमें आपने पढ़ा है कि SO3 गैस जो है इसका डेल्टा एच निगेटिव है, तो K डायरेक्टली T के पावर डेल्टा एच ट्रिक बताए थे, जिसके बेसिस पे K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया T। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर टेम्परेचर बढ़ने से घटेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए क्या टेम्परेचर लेना होगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस। ये बातें समझ में आ गई, इतनी बातें क्लियर हो। आ गई सर। अब इसके बाद थोड़ी सी बातें और है। जब इस SO3 गैस बन गया तो SO3 को वाटर में मिला दिया जाता है। जब SO3 वाटर में मिलाया जाता है तो बन जाता है H2SO4। ये तीसरा स्टेप होता है, स्टेप 3। क्या करते हैं कि SO3 गैस जो मिलता है उसको वाटर में मिला देते हैं तो ये H2SO4 बनता है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्यों होता है, इसका कारण भी देखो ऐसे है। SO3 क्या है, नॉन पोलर है कि नहीं है। SO3 क्या है, नॉन पोलर। हाँ, नॉन और पोलर। नॉन पोलर के कारण होता क्या है कि जब आप इसको वाटर में मिलाते हो, जब इसको वाटर में आप मिलाने लगोगे तो वाटर में SO3 डिजोल्व नहीं हो पाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है, वाटर में SO3 डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर पोलर है और SO3 नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक लेयर बनने लगे, ऊपर की तरफ लेयर बने, झाग बनेगा SO3 का झाग बनेगा, है या नहीं। तो इसके कारण H2SO4 बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा यहाँ पे। अब खुद देखिए SO3 वाटर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि SO3 है नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर है, वो डायपोल मोमेंट जीरो है। SO3 का डायपोल मोमेंट क्यों जीरो है, ये देखो SO3 का डायपोल मोमेंट जीरो है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसको समझ जाओगे। SO3 का डायपोल मोमेंट जीरो है, ये डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। जीरो का मतलब हो गया नॉन पोलर, और ये है पोलर, तो अच्छा से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। SO3 वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व होगा नहीं, तो H2SO4 बहुत अच्छे से बनेगा नहीं। तो होता क्या है, इसको अब इसी प्रोसेस को कराने के लिए जो पहले से H2SO4 प्रिपेयर्ड होता है, जो पहले से H2SO4 प्रिपेयर्ड होता है उसको SO3 में मिला देते हैं। क्या करते हैं, उसको SO3 में मिला देते हैं। समझना इस बात को बहुत अच्छे से कि SO3 वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। SO3 वाटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप SO3 को जानते हो नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है। तो SO3 का ऊपर से लेयर बनना है, SO3 ऊपर वेपर बना के रहेगा और वाटर नीचे रहेगा, तो कांटेक्ट में नहीं आया, थोड़ा बहुत कांटेक्ट में आएगा, थोड़ा बहुत कांटेक्ट से थोड़ा बहुत H2SO4 बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत H2SO4 तो बनाना नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा H2SO4 बना के आप क्या कर लीजिएगा। इसलिए में क्या होता है, इसमें एक काम किया जाता है कि जो SO3 होता है उसमें पहले से जो प्रिपेयर्ड H2SO4 होता है उससे इसको मिला दिया जाता है और मिलाकर बनाया जाता है ओलियम, H2SO7 ओलियम। और अब इसी ओलियम को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाता है, जिससे के कारण आपको मैक्सिमम अमाउंट में H2SO4 मिलता है। ये बात आपने जब पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा रिएक्शन को कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऐसे पढ़ा होगा आपने याद किया होगा कि SO3 प्लस वाटर H2SO4 बनता है। फिर आपने ये सोचा होगा, फिर ये रिएक्शन नीचे लिखा होगा SO3 प्लस H2SO4। तो H2SO क्यों बनता है, ये बात अभी आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, क्यों SO3 को H2SO4 के साथ मिलाते हैं। पहले से जो प्रिपेयर्ड H2SO4 होता है, जो पहले से प्रिपेयर्ड H2SO4 होता है उसी में जाकर SO3 को मिला देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ से SO3 को वाटर के कॉन्टेक्ट में लाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि SO3 नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो SO3 का थोड़ा पार्ट मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा H2SO4 बनाने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करोगे। आप SO3 गैस को क्या करोगे, वाटर में जब डिजोल्व करोगे तो SO3 ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। SO3 क्या होगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। जो ऊपर ऊपर तैरेगा तो क्या वो H2SO4 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसीलिए SO3 को क्या करते हैं, जो पहले से प्रिपेयर्ड H2SO4 होता है उसमें मिलाकर क्या बनाते हैं, H2SO7, और H2SO7 का वाटर से हाइड्रोलिसिस करा क्या बना लेंगे, वाटर H2SO4। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ H2SO4 आपको प्रिपेयर होता हुआ दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पहले बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब अभी ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, अभी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, बस इतना बनेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, एक पहला हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं बनेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आया, स्टेप 3 बोलो। आ गया सर। यस सर। तो ओलियम बनाते हैं, ये समझ में आया। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि सर ओलियम क्यों बना रहे, डायरेक्ट यहाँ से H2SO4 तो पा ही रहे हैं, तो यहाँ से H2SO4 आप नहीं निकाल पा रहे हो ना। कुछ बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता था, जब बच्चे पढ़ते होंगे तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि SO3 वाटर के साथ तो H2SO4 बन नहीं रहा, तो फिर ये काम क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे H2SO4 बन नहीं रहा है। यहाँ पे H2SO बन रहा है तो थोड़ा बन रहा है, थोड़ा बनने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए SO3 को पहले जो पहले से प्रिपेयर्ड H2SO4 रखा होता है ना उससे मिला के रख देते हैं।
और मिला देते तो ओलियम बन के तैयार हो जाता है, और उस ओलियम को वाटर से मिलाते रहते हैं, तो उससे हमारा लार्ज अमाउंट में H2SO4 बनता जाता है। ये काम हम हमेशा दोहराते रहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो हमसे बनता क्या है, H2SO4 प्रिपेयर होता है। ओके, तो H2SO4 का प्रिपरेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज पे बात कर लें। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, वाइली लिक्विड बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए लिक्विड होता है। क्या होता है ये, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये लिक्विड होता है। पहला पॉइंट ये लिखो, ये लिक्विड होता है। क्यों ये लिक्विड क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, नहीं है? बोलो। है सर, है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये वाइली लिक्विड होता है। वाइली लिक्विड कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो टेंशन नहीं है। ये लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखो। ये लिक्विड होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दूसरा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि H2SO4 जो है ये टूट के बनाता है H+ और साथ में HSO4-, और फिर HSO4- टूट के बनाता है H+ और साथ में क्या बनाता है, SO4-। तो देखो यहाँ पे जो Ka1 है, इसका Ka1 बहुत 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 ज्यादा होता है Ka2 से। H+ देने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ लो एक बार इसको, लिक्विड। और पहला ये पॉइंट है, लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2SO4 में दो OH बॉन्ड होता है, और अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। किसमें दिखाई देगा? लिक्विड में। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि इसका K1 बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। और अगर K1 बहुत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दूसरा पॉइंट ये मिल जाता है। तीसरा पॉइंट क्या निकालोगे? तीसरा पॉइंट यहाँ से ये निकाल सकते हो आप। ये तो हो गया। उसके बाद H2SO4 के बारे में दो बातें और हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। H2SO4 डाइल्यूट में और कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म में रहता है। H2SO4 कहाँ रहता है? डाइल्यूट में भी और कंसंट्रेटेड में भी रहता है। अगर H2SO4 की बात करें तो ये डाइल्यूट फॉर्म में भी रहेगा और कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी रहेगा। इन दोनों को थोड़ा समझ लेना, इससे आपको बहुत क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। अगर ये डाइल्यूट वाला है, डाइल्यूट H2SO4 में एग्जिस्ट करेगा और एक कंसंट्रेटेड H2SO4 में भी एग्जिस्ट करेगा। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है कि डाइल्यूट H2SO4 ओनली एक्ट एज एसिड। ये डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वो केवल एसिड की तरह एक्ट करता है, ओनली एक्ट एज एसिड। डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वो केवल एसिड की तरह एक्ट करता है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक्ट एज एसिड, ये एसिड की तरह भी काम करेगा। दूसरा, ये H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन डाइल्यूट वाला नहीं होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्योंकि इसमें H+ का जो कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब H+ इसमें ज्यादा है, H+ ज्यादा है, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। और जो तीसरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। लेकिन डाइल्यूट में ये सब फीचर्स नहीं होता है, डाइल्यूट में ये सब फीचर्स नहीं होता है। तो एक बार आप देखो, H2SO4 जो होता है वो डाइल्यूट में अगर रहेगा तो सिर्फ एसिड का काम करेगा, और एसिड का मतलब क्या देगा? ओनली H+, कोई भी आएगा H+ देगा। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो ये एक्ट करेगा एसिड का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये तीनों तरह से एक्ट करेगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 में ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, पकड़ आ जाएगा सर क्वेश्चन। डिहाइड्रेटिंग वाला एक बार बता दीजिए सर। डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर निकाल देना। जैसे H2SO4 है, H2SO4 के पास हाँ। वाटर जब आएगा ना, मान लो H2SO4 है, ये H2SO4 बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर H2SO4 के साथ वाटर आया तो ये क्या बना लेगा, H2SO4 और NH2 बना लेगा। ये किसी किसी से भी वाटर निकाल सकते हैं। जैसे ग्लूकोज से आपने पढ़ा होगा या सुक्रोज से निकाला होगा, C12H22O11, कार्बन जी ब्लैक, सर। उसको कार्बन ब्लैक होता है, उससे बन जाता है। जिसके पास भी आएगा ना, ये CH3COOH ले लो, एसिटिक एसिड,
और उसके साथ सर इतना बता दीजिए हाँ कि बोलो। ये जो डाइल्यूट वाले में क्यों नहीं मतलब ये कर पाता, और ये क्यों कंसंट्रेटेड कर डायलूट लेता वाले है में सर? इसलिए नहीं कर पाता कि इसमें H2SO4 पावर कम है ना, इसमें वाटर ज्यादा है ना, डायलूट का मतलब H2O ज्यादा होता है और वाटर ज्यादा है, तो फिर हाँ, तो वाटर ज्यादा है तो वाटर कैसे निकाल पाएगा बताओ, आप ही सोचो। खुद वाटर ज्यादा आप बोल रहे हो, वाटर वाटर निकाल कैसे देगा? वाटर वाटर ज्यादा है तो उसी को सबसे ज्यादा निकाल पाएगा ना सर वो। कैसे निकाल पाएगा? ये इसमें ही खुद वाटर ज्यादा है, इसमें खुद वाटर ज्यादा है, तो दूसरे का वाटर कहाँ से निकाल देगा? ये खुद ही डाइल्यूटेड फॉर्म है, कंसंट्रेटेड रहेगा तब ना वो वाटर निकाल पाएगा, क्योंकि इसमें H+ का मात्रा भी ज्यादा है और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है, तो दूसरे का वाटर कौन निकालेगा? जिसमें वाटर नहीं है वो ना निकालेगा, जिसमें वाटर है वो निकाल देगा, ये वीक हो जाता है। अब डाइल्यूट H2SO4 वाटर के साथ ले रहे हो, ये वाटर के साथ पहले से है, तो ये मॉइस्चर को और कैसे रिमूव करेगा बताओ? ये खुद मॉइस्चर के साथ सर है। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इसके डिहाइड्रेटिंग साथ एजेंट ये का, वाला फॉर्म बना करके। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब यही होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और ये खुद ही डाइल्यूटेड है, खुद ही वाटर इसमें बहुत ज्यादा है, तो ये किसी वाटर को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें H2SO4 यस। कम है ना, इसमें H2SO4 कम है, थोड़ा सा H2SO4 है, वाटर ज्यादा है। अब खुद सोचो, थोड़ा सा H2SO4 कैसे डिहाइड्रेट करा देगा किसी को? थोड़ा सा H2SO4 डिहाइड्रेट करा ही नहीं सकता ना। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा H2SO4 है, बहुत ज्यादा H2SO4 है तो आराम से उसको डिहाइड्रेट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे अब एसिटिक एसिड के साथ तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे, एसिटिक एसिड के साथ अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे तो तुरंत वो क्या करेगा? कार्बन ब्लैक बना देगा, कार्बन ब्लैक बन जाता है, सी ब्लैक बनता है उसको बोलते हैं। या फिर आप आपने पढ़ा होगा चेयरिंग एक्शन, चेयरिंग एक्शन कभी सुना है? नो सर। अभी आपने इसको पढ़ा तो होगा कहीं पे, अभी बायोमोलिकुल्स में पढ़ा होगा आपने, ग्लूकोज का रिएक्शन, ग्लूकोज और सुक्रोज, हाँ ग्लू ये आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 शुगर का रिएक्शन, शुगर के लिए कार्बन कार्बन बना देता है, तो उसको बोलते हैं चेयरिंग एक्शन ऑफ शुगर। और ग्लूकोज कौन कौन का HNO3 पढ़े थे सर, H2SO4 नहीं पढ़े थे। H2SO4 नहीं पढ़ाते हैं क्या? कौन HNO3 कहाँ? नहीं, हम्म? कंसंट्रेटेड HNO3 है ना सर, वो दोनों को मतलब कन्वर्ट कर देता है साइक्रिक एसिड में, ऐसा कुछ। वो तो अलग ऑर्गेनिक रिएक्शन है, वो ऑर्गेनिक, मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात नहीं, वो तो अलग है। तुमने जो, अच्छा ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, मैं बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोमोलिकुलर बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसी में तो शुगर ग्लूकोज को पढ़ाते हैं। नहीं पढ़े हैं सर ये वाला। बायोलॉजी में नहीं होता होगा तब, फिर हो सकता है। केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन क्यों पढ़ाएंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं पढ़ाते, कंसंट्रेटेड HNO3 पढ़ाते हैं, जो आप कह रहे हो सैक्रिक एसिड और जो बनता है, हाँ तो ग्लूकोनोइक एसिड तो बहुत। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बदल देता है, प्राइमरी अल्कोहल एसिड बदल जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बदलता है, वो अलग है, वो अलग ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो अलग है। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 अलग है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और वो तो ऑक्सीडेशन का काम करता है। कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडेशन कराता है और H2SO4 डिहाइड्रेट कराता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये डिहाइड्रेटिंग वाला जो चीज है ना, ये बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि नहीं होता होगा और हमें पूरा याद नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं आप तो सिर्फ एसिड की तरह वर्क करेगा, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं आप तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एसिड के भी काम करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। किसका? समझ गए सर, समझ गए। समझ आ गया? सो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सर दोनों में सेम है ना, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम है, लेकिन ये डाइल्यूट है ना, H2SO4 इसमें कम है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन सकता है। H2SO4 इसमें ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये रिड्यूस खुद को कर सकता है ना, H2SO4 खुद को रिड्यूस करके SO2 बना सकता है ना? नहीं बना सकता है, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, ये रिड्यूस करेगा कि नहीं? यस सर। अगर ये रिड्यूस करेगा तो सीधी सी बात है, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो, सपोज करो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता? आवश्यकता पड़ने पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जी सर जी। क्लियर है? चलो इसको लिख लो पहले, फिर हम आपको आगे बताते हैं कैसे रिएक्शंस होता है। जैसे अब अगर मान लो H2SO4 डालो तो एसिड बेस रिएक्शन तो समझ में भी आता है, एसिड बेस रिएक्शन तो समझ में आता है, तो पहले तो एक लिख लो एसिड बेस रिएक्शन पहला। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन का मतलब ये होगा कि जब NaOH को H2SO4 के साथ लाओ,
चाहे वो डाइल्यूट लाओ चाहे कंसंट्रेटेड लाओ, दोनों में एक ही जैसा रिएक्शन होगा, मानते हो? और दोनों एसिड की तरह काम तो करेगा यार। ये क्या बन जाएगा, जी सर। NaHSO4 और प्लस वाटर, NaHSO4 प्लस वाटर, या फिर इसी को कोई लोग ऐसे बना सकते हैं, Na2SO4 और प्लस वाटर, दोनों हाइड्रोजन निकाल सकते हो, एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो। एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4, OH कंटेनिंग बेस होना चाहिए, ये OH कंटेनिंग बेस है, OH माइनस कंटेनिंग बेस। बोलो भाई, करा सकते हैं कि जी नहीं? सर। यस सर। ये एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, NaOH प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये NaHSO4 प्लस वाटर और Na2SO4 प्लस वाटर, ये बन जाएगा पहला। दूसरा उसके बाद होता है एनायन ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का एनायन ले लो, वीक एसिड का एनायन, किसका एसिड का एनायन? एनायन ऑफ वीक एसिड। देखो बेटा एक चीज आप लोगों ने समझा भी होगा, अगर वीक एसिड का जो एनायन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नहीं? एनायन ऑफ वीक एसिड का एनायन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सर ये ऊपर वाले रिएक्शन से दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, NaOH प्लस डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों में एक ही बनेगा। NaHSO4 प्लस वाटर बना दो या Na2, दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, दोनों पॉसिबिलिटी मैं बता रहा था, दोनों से प्रोडक्ट अच्छा सेम सर। होगा, इसलिए दोनों साथ में लिख दिया है मैंने। अब देखो तो दोनों साथ में लिख दिया ना, क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट बताया, अगर ए एसिड का काम कर रहा है तो प्रोडक्ट एक जैसा होगा। अगर जैसे H2SO4 में दोनों नेचर होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है कि नहीं होता है बेटा, बताओ, बोलो। जी सर। तो यस इसमें तो सर। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा बात है कि अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करता है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कहीं कहीं पे अलग होगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ये बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो एनायन ऑफ वीक, यस सर। देखो एनायन ऑफ वीक एसिड, और उससे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, उससे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर जैसे एनायन ऑफ वीक एसिड से का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कार्बोनेट ले लो और CO3 का डाइल्यूट H2SO4 ले लो, यहाँ पर डाइल्यूट ले लो, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H प्लस होगा ना, H प्लस, तो क्या बनेगा ये, जी सर। H2CO3, और H2CO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, CO2 प्लस। U2 प्लस H2O। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देखो, ये तो पहला हो गया, इसके बाद दूसरा रिएक्शन देखो, SO3 2 माइनस और H प्लस के साथ लाओ तो क्या बनेगा ये, आप बोलो। H2SO3 H2SO3 और H2SO3 टूट के प्लस क्या बना लेगा, SO2 प्लस, USO2 प्लस H2O। ये भी बन जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है, ये सब वीक एसिड है, वीक एसिड एक डाइल्यूट के साथ ऐसा रिएक्शन दे सकता है ना। अच्छा ठीक है, और देखो HN और NO2 माइनस, देखो NO2 माइनस भी वीक एसिड होता है, ये H प्लस के साथ ले आओ, ये क्या बनाएगा, HNO2, HNO2 और HNO2 टूट के क्या बनाएगा, HNO3, NO2 प्लस और H2O। नहीं अच्छा HNO3 हाँ। प्लस NO, याद करो हीट करने पे ये बन जाता है HNO3 प्लस NO। हाँ। तो H प्लस जोड़ते चलना है, H प्लस क्या करना है, जोड़ते चलना है, ठीक है बेटा। अब जैसे देखो CH3COO माइनस और डाइल्यूट के साथ ले आओ तो क्या बनेगा ये, CH3COO, COH। नहीं, और पांचवा में और कुछ ले आओ, ऐसे कर करके आप H2 माइनस ले आओ और H प्लस ले आओ, ये क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो वीक जी एसिड सर आ रहा एनायन है। के साथ डाइल्यूट वाला एसिड का काम करेगा। देखो ये एसिड का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देखोगे तो वीक एसिड का एनायन के साथ ये एसिड का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, बोलो, बोलो भाई। कर तो रहा है, लेकिन सर जो बगल में लिखे हैं स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। तो वीक एसिड का एनायन स्ट्रॉन्ग बेस होता ही है, वीक एसिड का एनायन जो है वो देखो वीक एसिड है और ये एनायन देख रहे हो CO3 2 माइनस है, इसकी बेसिसिटी तो ठीक ठाक होगी। जो भी वीक एसिड आपने हाँ। पढ़ा भी होगा, वीक एसिड का एनायन बेस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो जल्दी H प्लस देता ही नहीं है, जब उसको जल्दी H प्लस देगा नहीं तो आप कंजुगेट बेस जो बनाते हो ना, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है, तभी ना बन जाता है, नहीं तो बनेगा कभी जिंदगी में ना बनेगा। अगर एसिड, अगर वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस तुम बना रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी ना आगे जाएगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वीक एसिड का ये कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कंजुगेट बेस है ना, नहीं? जी। ये तो आपको समझ में भी आ रहा, CO3 2 माइनस है भाई, वो रेजोनेंस में आ गया, रेजोनेंस में आ गया तो स्टेबिलिटी गेन कर लिया ना, रेजोनेंस में आने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर लेता है ना बेटा। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो CO3 2 माइनस स्टेबल है तो यस। CO3 2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्योंकि कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर हो गया। क्यों स्ट्रॉन्गर हो गया,
क्योंकि आप भी समझदार इतना तो हो, यह रेजोनेंस में आ गया और रेजोनेंस में आने के कारण स्टेबिलिटी हो गया। तो कंजुगेट बेस जी स्टेबल सर। होता है, इसका कंजुगेट बेस क्या है, इसका स्टेबल है। तो CO3 2 माइनस प्लस डाइल्यूट H प्लस H2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, और इस तरह से इसका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो। तो कोई भी जी सर। एसिड जी ले लो और डाइल्यूट ले लो, तो H प्लस जोड़ देना बस, और कुछ मत करना। अगर कोई भी वीक एसिड है, उसका एनायन लिखा हुआ है, तो तुम क्या करना, डाइल्यूट लिखा है तो H प्लस जोड़ देना। अब इसमें कंसंट्रेटेड की कहानी कैसी होगी, थोड़ा कंसंट्रेटेड के साथ देखा जाए। कंसंट्रेटेड में कहानी कैसी होगी, थोड़ा उसको भी देखा जाए। देखो CO3 2 माइनस कंसंट्रेटेड के साथ लोगे, यहाँ भी H प्लस ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कंसंट्रेटेड के साथ H प्लस आएगा, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे CO2 बना लेगा और प्लस वाटर बना लेगा, CO2 प्लस वाटर। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? CO3 2 माइनस कंसंट्रेटेड के साथ भी H प्लस आएगा। दूसरा में देखो SO3 2 माइनस कंसंट्रेटेड के साथ भी H प्लस आएगा, तो ये क्या बना लेगा, SO2 और प्लस वाटर, है ना बेटा, SO2 प्लस वाटर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? बोलो। नो सर, ये कैसे हो रहा है? H2 SO3, ऊपर वाला तो समझ में आ रहा है कि डाइल्यूट H2SO5 ये बन जाए। इसको ऐसे बनाओ, ये भी कंसंट्रेटेड H2SO4 भी तो H प्लस देगा ही ना बेटा, तो ये H2CO3 बनाएगा और हाँ बनाएगा, H2CO3 पर H2O प्लस CO2 बनाएगा। बनाएगा बनाएगा। H प्लस SO3 2 माइनस से मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा। एच, जी सर जी ये एकदम। H2O प्लस और ये SO2 बनेगा, बनाएगा, बनेगा सर, यस सर। ये भी तो वैसा ही रिएक्शन देगा। और क्या देगा ये, अगर हाँ, मान लो CH3COO माइनस है तो क्या होगा, ये बताओगे आप? CH3COH। CH3COH देगा, सही बात है, लेकिन CH3COH के साथ H2SO4 डिहाइड्रेटिंग का काम कर सकता है। हाँ, CH3COH के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे ना फिर, तो डिहाइड्रेटिंग भी कराएगा, तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्बन ब्लैक। देखो सही बना रहे हो आप, गलत नहीं बना हुआ है, CH3COH बनेगा, लेकिन आपको खुद समझदारी इतना तो है ही ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो CH3COH का पानी निकाल कर क्या बना देगा, कार्बन ब्लैक बना देगा, कार्बन बन जाएगा भाई, क्योंकि वाटर निकल गया तो क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो ये कार्बन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन। तो इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपका डिहाइड्रेटिंग का भी काम करेगा ना, ये नहीं करेगा डिहाइड्रेटिंग का, बोलो। तो करेगा करेगा। समझ में आ रहा है बात, डिहाइड्रेटिंग का भी तो काम करेगा भाई, इसलिए ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगला देखो, H2 माइनस है और H प्लस है बेटा, ये क्या बनेगा, H2SO4 H2S, बोलो बनेगा ना, H2S। हाँ, ये तो इतना समझदारी है। अब फिर से इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओ, थोड़ा सा मिला के देखो फिर क्या होगा। अब फिर से H2SO4 मिलाओगे तो H2SO4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और ये कहाँ है, मिनिमम पे है ना बेटा, बोलो। जी सर। मिनिमम पे है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा, इससे H2S ऑक्सीडाइज होकर करेगा। सल्फर जाएगा, और ये रिड्यूस होकर कहाँ जाएगा, SO2 पे, और प्लस वाटर, ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा। समझो थोड़ा सा इसको, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिफरेंस है। देखो आपने जो जो बनाया वो गलत नहीं है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ कहीं से भी, आपको मैंने कहीं भी गलत नहीं कहा है। आप थोड़ा सा मेरे साथ सुनना पड़ेगा आपको, तो समझ में आएगा आपको कहना क्या मैं चाहता हूँ। जैसे देखो, आप CO3 2 माइनस को मिलाए, H प्लस मिला तो ये CO2 बना, और CO2 अपने आप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते हो। अरे CO2 मैक्सिमम पे, H2SO4 मैक्सिमम पे, तो क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते, दोनों मैक्सिमम पे है तो कुछ नहीं कर सकते। SO3 वाला देखो, तो H2O प्लस SO2, अगर वो SO2 बना हुआ है, SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO3 बनाएगा, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, SO2 प्लस SO3 एक्स्ट्रा बन जाएगा, एक SO2 बनेगा एक SO3 बनेगा। तो एक चीज समझो कि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 कहानी थोड़ी अलग है। कंसंट्रेटेड H2SO4 की कहानी फिर से एक बार समझने की कोशिश करो मेरे साथ, तो समझ पाओगे नहीं, दिक्कत हो जाएगा आपको, क्योंकि ये कहानी बहुत है, बड़ी कहानी है। तो एक बार फिर से सुनो, अगर H2SO4 आ रहा है, तो H2SO4 डाइल्यूट है तो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होगा। जैसे पहले वाले में देखो, सब H प्लस लेके अपना खुश हो गया, ये देखो H प्लस तक रुक गया सब रिएक्शन, H प्लस लिया अपना रिएक्शन कंप्लीट, डाइल्यूट के साथ H प्लस लेकर अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जब वो कंसंट्रेटेड के साथ होगा, जब वो कंसंट्रेटेड के साथ होगा बेटा, तो कंसंट्रेटेड की कहानी थोड़ी अलग होगी। कंसंट्रेटेड के साथ भाई, जब वो बनाएगा एसिड बेस रिएक्शन तो करेगा, पहला पहले तो H प्लस जोड़ाएगा, उसमें जोड़ेगा, फिर उसके बाद वो देखेगा कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन का चांस है तो डिहाइड्रेशन भी करवाएगा, और अगर वो देखेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के चांसेस है तो वो भी कराएगा। देखो यहाँ पे H2S बना, तो H2S तुम्हारा जब बना, तो H2S सल्फर किस पे था, -2 पे था,
और कंसंट्रेटेड H2SO4 में सल्फर किस पे था, +6 पे था, तो H2S अपने आप को ऑक्सीडाइज करके कहाँ जाएगा, सल्फर पे, और H2SO4 रिड्यूस होकर कहाँ जाएगा, SO2 पे, और फिर क्या बनेगा, वाटर, ऐसे बनेगा प्रोडक्ट भाई। H2S प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे तो ये सर हाँ बोलो। सर थर्ड वाला नहीं समझ में आ रिएक्शन। थर्ड वाले में क्या है, जस्ट इसके देखो CH3COOH है, CH3COH से H2SO4 रिएक्शन करवाओगे, देखो यहाँ पे अगर आप CH3COOH लेकर H2SO4 रिएक्शन करवाओगे, क्या करेगा, यहाँ से वाटर निकाल देगा, और वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा बताओ, पूरे वाटर निकलेगा, जितना भी वाटर है सब निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ आप। यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो -2H2 करो, -2H2 करोगे तो कार्बन नहीं बनेगा, कार्बन ही तो बचा, और क्या बचेगा, बनेगा। बस 2H2 निकाल तो कार्बन सर है। हाँ बोलो। सर तो इतना बस देखना है कि कभी भी डाइल्यूट से कराएंगे तो केवल एसिड बेस रिएक्शन होगी, और अगर कंसंट्रेटेड HNO3 होगा तो एसिड बेस कराने के बाद अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो उसको कराएंगे, और अगर ऑक्सीडाइजिंग मतलब एजेंट होगा तो उसको कराएंगे, दोनों चीज। यही मतलब ही होता है, जो कंसंट्रेटेड बस H2SO4 ठीक सर। पूरे रिएक्शन को लास्ट तक ले जा सकता है, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ उसमें लास्ट तक ले जाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। जी सर। अगर आपके पास कोई कंसंट्रेटेड H2SO4 आ रहा है तो उसमें एसिड का नेचर तो है ही, एसिड का काम कर ही रहा है, देखो जी सर। H2S जुड़ा H2S बना, H2S में अभी भी चांसेस था रिएक्शन करने का, क्योंकि सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो सल्फर -2 से +0 बन जाएगा, और H2SO4 +6 से डिक्रीज होकर SO2 बना लेगा प्लस वाटर, तो S प्लस SO2 प्लस वाटर, S प्लस SO2 प्लस वाटर, H2 माइनस प्लस H प्लस क्या बनाएगा, सल्फर प्लस SO2 प्लस वाटर बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या बात है, ये ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। जी सर। जी यस सर। तो ये एक चीज अलग से आपको याद रखना पड़ सकता है, ये चीज थोड़ा अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो याद कर लोगे आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा एक बात और करें, जैसे एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो क्या बन जाएगा, वीक बेस बन जाएगा ना। एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा यहाँ पे बात करो, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो ये क्या बन जाएगा, वीक बेस बन जाएगा। एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक बेस होता है कि नहीं, कंजुगेट बेस वीक होता है उसका, कंजुगेट बेस वीक होता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, तो जैसे Cl माइनस तुम ले लो, Br माइनस ले लो, I माइनस ले लो, NO3 माइनस ले लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड सब है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है। तो इसके साथ अब डाइल्यूट H2SO4 डालो तो क्या होगा बताओगे, इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, सर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, HCl बन जाएगा, HBr बन जाएगा, HI बन जाएगा। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि H2SO4 यहाँ देखो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का ये वीक बेस है, मैंने भी बोला, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वीक बेस, तो यहाँ पे तो H प्लस बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ पे वाटर ही ज्यादा है, तो वाटर के अगर ज्यादा पार्ट है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, H प्लस तो छोड़ेगा नहीं, वीक बेस जो है इस H प्लस को निकाल ही नहीं पाएगा, H2SO4 के H प्लस को नहीं निकाल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वीक बेस है, और अगर ये वीक बेस है H प्लस इसका निकलेगा नहीं, अगर डाइल्यूट H2SO4 कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है तो वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है तो वो कंजुगेट बेस में वीक है, और वीक है तो यहाँ पे इस H2SO4 में क्या है, वाटर ज्यादा है ना, तो यहाँ का H प्लस नहीं निकाल पाएगा, तो नो रिएक्शन होगा। लेकिन यही कंसंट्रेटेड डालोगे इसमें, अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे ना तो H प्लस आराम से निकल जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट H2SO वीक एसिड में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता डाइल्यूट वाला। तो अगर आप यहाँ पे सही समझ। अभी मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एनायन है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन क्या होता है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन क्या होता है, वीक बेस होता है, बात समझ रहे हो क्या। अगर ये वीक बेस है तो वीक बेस, और ये वीक एसिड है, H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, डाइल्यूट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ से H प्लस निकालेगा जरूर, लेकिन H प्लस इसके पास निकाल ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वीक बेस है तो इस वीक एसिड का H प्लस नहीं निकाल सकता है ना, तो यहाँ का H प्लस निकलेगा ही नहीं, इसके साथ H प्लस नहीं, यहाँ से क्यों निकल जा रहा था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ठीक है, ये कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग था, H प्लस को निकालना आसान था, लेकिन यहाँ पे ये वीक बेस है,
H प्लस को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो ये नो रिएक्शन होगा। अगर आप देख लो, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है, और कंसंट्रेटेड रिएक्ट क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा, HI बनाएगा, HNO3 बनाएगा, ऐसे बनेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा, डाइल्यूट के साथ नहीं होगा, ये याद कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। आप स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन तो पता है ना आपको, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HBr स्ट्रॉन्ग सर डाइल्यूट से इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सर इसमें से जो H2SO4 का H है सर, ये क्लोरीन बाहर नहीं निकाल पाएगा ना, इसलिए। इसीलिए नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे भी है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल यस। सीरीज में नीचे भी है, तो हाइड्रोजन से इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है ना, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा यहाँ से। इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है ना, है या नहीं, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है ना यार, बोलो। यस सर। हाइड्रोजन से नीचे पाए जाते हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है ना हाइड्रोजन के नीचे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जब ये हाइड्रोजन से नीचे है तो डाइल्यूट H2SO4 का हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे ना, बोलो, निकाल पाएंगे? तो नो सर। हाँ, तो इसलिए ये No, रिएक्शन sir. याद कर लीजिए आप। अगर एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, अब एक बात और बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके पास। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, अगर कोई मेटल है, ठीक है, मेटल, और वो रिएक्टिविटी जो है, मेटल की रिएक्टिविटी अगर H2 से ज्यादा है तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भी रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट H2SO4 का भी रिएक्शन होगा, और कॉन्क H2SO4 का भी रिएक्शन होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी रिएक्शन होगा। लेकिन अगर यही मेटल जो है, अगर इसकी रिएक्टिविटी H2 से कम है, अगर इसकी रिएक्टिविटी H2 से कम है तो ये डाइल्यूट के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये H2 से कम का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ गया है, हाइड्रोजन को निकाल ही नहीं पाएगा ना, फिर H2 गैस नहीं बना पाएगा ना, तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन। अभी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा मेरे साथ देखना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। सर ऊपर में सर दोनों के साथ रिएक्ट करेगा ना? हाँ, ऊपर वाला तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 सबके साथ रिएक्ट करता है। लेकिन डाइल्यूट में एक दिक्कत है, क्यों? क्योंकि डाइल्यूट में H प्लस कम होता है ना, डाइल्यूट में H प्लस कम है, तो अब उसमें अगर H2 से कम रिएक्टिविटी है तो वो H2 नहीं बना पाएगा। जैसे इसको देखो, ऐसे समझो, इसको समझने के लिए, जैसे मान लो जिंक है हमारे पास और उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाले, समझ रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 डाले तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फाइड और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर होता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया। भाई देखो, समझो इस चीज को, समझ रहे हो क्या? अरे भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? जिंक जो है, जिंक, हेलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है हाँ सर, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा कि ऊपर नहीं? है, H प्लस के ऊपर है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन यही कॉपर के साथ मिला के देखो तो, थोड़ा कॉपर के साथ खुद एनालिसिस करो, कॉपर के साथ खुद एनालिसिस करो, क्या यहाँ पे कॉपर अपने आप ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 में H प्लस पहले से ही कम है, ऊपर से आप खुद कह रहे हो कॉपर H प्लस से नीचे है, तो H प्लस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो गया, तो कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि अगर मेटल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो दोनों से रिएक्ट करेगा, और अगर मेटल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है, डाइल्यूट और H2O के साथ? बोलो। यस सब आ रहा है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को डिस्चार्ज हो गया है। तो मैं ये कह रहा था, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है अपने को, बहुत ज्यादा मेहनत पे नहीं जाना है, सिंपल पे बात करो। देखो, एक चीज हम दिमाग में फिट कर लो, अगर आपको H2SO4 का कोई भी रिएक्शन आएगा, छूटना नहीं चाहिए। कैसे नहीं छूटेगा? उसका उपाय भी है। उसका उपाय ये है कि अगर कोई मेटल आ रहा है, मेटल वाला मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अगर आपने मेरे साथ सीखा इस चीज को,
तो आपका एनसीईआरटी का वो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। एनसीईआरटी का वो पूरा क्वेश्चन क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेटल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, अगर मेटल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, समझो, तो हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वो डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करेगा और कंसंट्रेटेड के साथ भी करेगा। और अगर मेटल रिएक्टिविटी कम है तो वो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। सर इतना हमको बता Yes, दीजिए बोलो। कि सर H प्लस के जो नीचे रहेगा हम्म। वो डाइल्यूट और कॉन्क H3 दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। H प्लस के ऊपर रहेगा वो, जो H प्लस जो H प्लस के ऊपर रहेगा ऊपर वो, रहेगा। जो H प्लस के ऊपर है हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो दोनों से रिएक्ट करेगा, और जो H प्लस के नीचे है वो दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा। बस यही मैं बोल रहा हूँ। बस सर समझ में आ गया। तो अब ये समझ में आ गया। अब जैसे जिंक प्लस हाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 होता, अगर जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 होता तो क्या बन जाता? ZnSO4 प्लस H2, सेम ना, सेम प्रोडक्ट, जी सर। सेम हाँ प्रोडक्ट। तो ऐसे बना लोगे कि बना लोगे? हाँ सर बना देंगे। उसके बाद नॉन मेटल का रिएक्शन लास्ट लिख लो, और फिर मैं आपको एक बार एनसीईआरटी दिखाता हूँ, आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। एक बार आप इसको देख लो, फिर आपको मैं एनसीईआरटी दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि वो रिएक्शन कैसे कैसे हम जल्दी समझ लिए। इससे आपको फायदा बहुत मिल जाएगा। आपको क्या है, क्वेश्चन पढ़ने लगेगा आपसे, क्वेश्चन बनने के लिए आपको ये करना है। सर मतलब H प्लस से जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो सबके साथ रिएक्ट करेंगे, और जो H प्लस से कम रिएक्टिव है वो लोग सिर्फ कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे ना? यही मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं ही कह रहा बस। हूँ। तो ये जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और प्लस में H2 गैस, ये बन जाएगा जिंक H2SO4, और कॉपर भी रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ ना। और एक लास्ट लिख लो नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये पेरेंट एसिड बनता है, पेरेंट एसिड, और H2SO4 डिकम्पोज होकर SO2 बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो P4, और डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट H2SO4 नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है। ये बात मानते हो ना भाई? डाइल्यूट H2SO4 नो रिएक्शन। तो कंसंट H2SO4 के साथ क्या बनाएगा बताओ? पेरेंट एसिड का मतलब H3PO4, और प्लस क्या होगा SO2, कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2CO3 और प्लस SO2, H2CO3 प्लस SO2, H2CO3 प्लस SO2। समझ में आ रहा है बेटा? और नॉन मेटल जी सर। डाइल्यूट H2SO4 के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि एसिड का सिर्फ काम करता है ना, क्योंकि ये सिर्फ एसिड का काम करता है ना, इसीलिए नो रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ एसिड का काम करता है इसलिए नो रिएक्शन। ओके, जी सर। समझ में आ गया? जैसे बोरोन ले लो, बोरोन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाओगे बताओ? बोरोन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा? B2O3 SO3 मतलब H3BO3, एसिड में H3BO3 लिख लो, और साथ में क्या बनेगा SO2। ये है पूरा रिएक्शन, देख लो कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सीजन फैमिली आपका। अब आप एक बार देख लो ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होने के बाद, ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी में आपके सामने रख रहा हूँ, देखो इसमें H2SO4 का रिएक्शन कैसा हुआ है। एक बार रुकिएगा, एक बार आपको दिखा देते हैं हम, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चुप लो, देख लो एक बार लास्ट में, बस फिर क्लास आज का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो गया है, हाइड्रोजन फैमिली नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। इसको एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, लगभग मैंने पूरा रिएक्शन लिखवा दिया और समझा Yes. भी दिया है, समझा भी दिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे।
कि डाइल्यूट के साथ कैसे रिएक्शन हो। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इस रिएक्शन को पढ़िए आप, देखिए कॉपर प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। कॉपर वाला CuSO4 बना लेगा, और वही कॉपर का अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो नहीं बनेगा। सल्फर प्लस H2SO4 ये SO2 प्लस H2O, कार्बन वाला CO2 प्लस SO2 प्लस वाटर, ये भी मैंने बताया आपको। उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे और लिखा होगा, इसमें कम लिखा है रिएक्शन, इसमें कम लिखा है रिएक्शन। और ये देखो शुगर वाला रिएक्शन, शुगर वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये 12 कार्बन प्लस 11 H2O बन रहा है, देखो आप एक बार 12 कार्बन प्लस 11 H2O बन रहा है ना, देख लो आप। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कॉपर प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, ये लिख लीजिएगा भाई एक बार आप, ये एक बार लिख भी लो आप, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, बोलो। यस सर। ये रिएक्शन आप एनसीईआरटी में कम ही दिया हुआ है, और मैंने आपको पूरी समझा दी है बातें, जिससे कि आपका क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा कि कहाँ पे आपको डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करवाना है और कहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाना है, ये आप देख सकते हो। उसके साथ कॉपर वाला भी लिख ही लो, कॉपर H2SO4, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बन जाएगा CuSO4 प्लस SO2। यहाँ पे H2 नहीं बनेगा ना, H2 नहीं बन सकता है, तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर, ये लिख लो आप, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो मेटल रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से ज्यादा है, रुक जाइए सर, लिख लें। हाँ इसको लिख लो, कंप्लीट कर लो। मेटल रिएक्टिविटी ज्यादा है वो डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा और कंसंट दोनों से करेगा, और अगर नहीं है सर नीचे कर दीजिए। हाँ बेटा, सर हाँ बोलो। थोड़ा सर इससे अलग है सर, जो इंथैल्पी होती है सर, हाँ, वो किसके बराबर होती है सर इंथैल्पी? इंथैल्पी कौन सा इंथैल्पी? सर एक डीपीपी में क्वेश्चन था कि इंथैल्पी इज इक्वल टू, ऑप्शन था इंटरनल एनर्जी, दूसरा था इंटरनल एनर्जी E प्लस पीवी, हाँ E प्लस और पीवी, फिर था वर्क। E प्लस पीवी। हाँ इंथैल्पी का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है E प्लस पीवी, H इक्वल टू E प्लस पीवी, H इक्वल टू E प्लस पीवी। अच्छा ठीक सर। और सर जैसे, हाँ समझ में आ गया सर। और अगर वर्क डन बोल रहा है कि इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इज जीरो, तो वर्क डन तो ऐसे जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा, आइसोकोरिक। सर इसमें जैसे एक साइक्लिक प्रोसेस में भी तो सर साइक्लिक अगर प्रोसेस में जीरो जहां नहीं, से चले अगर वहीं, नहीं तो पाथ फंक्शन है ना वर्क डन, वर्क डन एक पाथ फंक्शन होता है, हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होगा ना, वहीं से वहीं जाने से और मतलब फ्री नहीं है। एक्सपेंशन, कौन सा? फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन इसलिए जीरो होगा क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, इसलिए। अच्छा ठीक है, जी सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा। सर कल क्लास नहीं रहेगी? कल क्लास नहीं रहेगी, बच्चे भी कह रहे हैं तो ठीक है, एक दिन रिलैक्स कर लो तुम लोग भी, फिर अगले दिन क्लास रख लेंगे, मंडे को रख लेंगे। कह रहे हैं वो आज भी कौन सा किए हैं सर? क्या? आज भी कौन सा किए हैं सर जो कल से उनको लॉस हो जाएगा? तो ठीक है, मंडे को कर लेंगे, रहने दो एक दिन क्लास। मंडे को तुम्हारा क्लास चलिए जो होगा ठीक। ऑर्गेनिक का ही करा लेंगे, मंडे को ऑर्गेनिक क्लास कर लेंगे, ठीक है। सर तो कल क्लास है कि नहीं? नहीं कल क्लास नहीं होगा। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।